में 123 प्रॉपर्टीज को इंदिरा गांधी के जमाने में दिल्ली वक्फ बोर्ड को दे दिया गया था। 1984 में कोर्ट स्टेटस को ऑर्डर दिया। हम 2024 में हैं, 30 साल हो गया, उस स्टे को विकेट नहीं करा सके। 84 से 2024 तक एक मामूली स्टे को विकेट नहीं करा सके। आप बोलते मुसलमान ऐसा कर रहा, मुसलमान वो कर रहा। अरे सरकार तुम्हारी है ना बाबा, तुम्हारा प्रधानमंत्री है, तुम्हारा मंत्री है। मुसलमान का तो कोई ना प्रधानमंत्री है ना कुछ भी। हम तो खाली वोट डालने वाली मशीन है, एटीएम है। हम तो दूध देने वाली गाय है, हम भैंस हैं। हम 84 से एक स्टे विकेट नहीं कराए आप, और हमारे को बोल रहे आप। तो ये है इस एक्ट में, ये मोटा मोटा आपको समझाया मैं। तो इसलिए आज पूरे मुसलमानों में, इंडिया के मुसलमानों में गम है, गुस्सा है, और पूरा मुसलमानों में बात जा चुकी है कि नरेंद्र मोदी मुसलमानों से वक्फ की प्रॉपर्टीज को छीनना चाह रहे, मुसलमानों के मस्जिदों को छीनना चाह रहे, कब्रस्तानों को छीनना चाह रहे, एग्रीकल्चर जो वक्फ लैंड है उसको छीनना चाह रहे। वक्फ के बचाने के नाम पे वक्फ को बर्बाद करने का काम नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार कर रही है। हमको बताइए आप कैसे ये इसको काबिल कबूल होगा। और आप, हम तो गवर्नमेंट से बोलेंगे कि आपको हम बार बार बोल रहे हैं कि आप इन चीज़ों को सोचो। आप जिस तरीके से आप लैटरल एंट्री को वापस लिए, जिस तरीके से आप दलित के क्रीमी लेयर को वापस ले जा रहे हैं, इस तरीके से इस कानून को भी वापस लो। आप कैसे 17 करोड़ मुसलमानों की ये प्रॉपर्टीज को कैसे छीनना चाहेंगे? आप क्यों छीनना चाह रहे हैं आप? असद जी, एक सवाल ये भी उठता है कि 1954 के जो है वो भी दस्तावेज दिखा रहे हैं। लोग हैं, कुछ मुस्लिम बहुल इलाके हैं, वहाँ पर भी जो मुस्लिम गरीब मुसलमान हैं उनके ज़मीनें हैं, उनका ये कहना है, और उनके बाप दादा से वो ज़मीनें हैं जो तब तक देखिए नहीं, देखिए 1954 के डॉक्यूमेंट्स है, उन्होंने कब्जे में है। लेकिन नहीं, एक मेरे सवाल, उन्होंने कब्जे में है, कब्जे में है उन्होंने। नहीं, अरे बोलो ना, है ना कब्जे में? शर्मा को आप। नहीं, मैं तो पूछ रही हूं। नहीं, पूछ रहे नहीं, सुनिए, आप कब्जे में है नहीं है 54 से, है ना कब्जे में? मैं आप मेरी बात को सुनो। आप बोलो, सुनो मैं क्या बोल। है कब्जे में उन्होंने, है ना? कब्जे में है ना? उन्होंने जब कब्जे में है तो डर किस बात का? आपके डॉक्यूमेंट है ना, आप वक्फ ट्रिब्यूनल को जाइए, आप रिप्रेजेंटेशन दीजिए वक्फ बोर्ड को। वक्फ बोर्ड नहीं सुना, वक्फ ट्रिब्यूनल को जाइए, आपका पोजीशन तो है। आप बोलिए हमारा ये वक्फ नहीं है, आप बताइए उसको। कौन रोक रहा आपको? कोई ऐसा तो नहीं बोल रहे ना कि आप कोर्ट को नहीं, आप ट्रिब्यूनल नहीं जा सकते, आप हाई कोर्ट नहीं जा सकते, आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। हर जगह जा सकते हैं, मगर बेच नहीं सकते उनकी जरूरत के हिसाब से। हाँ, बेच नहीं सकते, इसलिए नहीं बेच सकते क्योंकि वक्फ में जब वक्फ बोर्ड में जब गज़ेट इशू होता, कैसे गज़ेट इशू होता समझिए आप। गज़ेट कैसे इशू होता? पहले सर्वे कमिश्नर, अब मैं फर्ज करिए मैं कोई प्रॉपर्टी देना चाह रहा हूं वक्फ के नाम पे, तो मैं वक्फ बोर्ड को लेटर लिखता हूं कि भाई मेरी ये प्रॉपर्टी है, मैं वक्फ को देना चाह रहा हूं। वक्फ बोर्ड क्या करता? सर्वे कमिश्नर को बोलता है। सर्वे कमिश्नर गवर्नमेंट का अपॉइंटी है, मेरा अपॉइंटी नहीं है। सर्वे कमिश्नर बोलता ठीक है, ये असद साहब ये प्रॉपर्टी दिए है, इसका हम सर्वे करेंगे। सर्वे करके वो बोलते कि हाँ इनके डॉक्यूमेंट्स है, इनका ने टाइटल है, जो भी है, देख के उन्हें लेटर लिखते स्टेट गवर्नमेंट को कि ये प्रॉपर्टी वक्फ हो सकती, नंबर 1। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट एक गज़ेट इशू करती, और वो गज़ेट के खिलाफ 1 साल तक मुसलमानों को राइट है कि आप उसका गज़ेट को अपोज करें कि नहीं भाई असद साहब की प्रॉपर्टी वक्फ नहीं हो सकती, हमारा शेयर है इसमें। 1 ईयर के बाद आप अपोज नहीं कर सकते। नॉन मुस्लिम के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है, कोई टाइम लिमिट नहीं है। आप करिए ना, कौन रोक रहा है आपको? कौन सा जुडिशियल रिव्यू रोक रहे? अच्छा, अब जो ट्राइब्यूनल है, अभी ट्राइब्यूनल जो है उसमें एक डिस्ट्रिक्ट जज है अपॉइंटेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ दैट स्टेट, एक है इस पर्सन हु हैज नॉलेज ऑफ इस्लामिक थियोलॉजी, दूसरा एक एमिनेंट पर्सन है। ये तीनों मिलकर फैसला करते। अब गवर्नमेंट क्या कर रही है ये बिल में कि ट्राइब्यूनल अगर नहीं बनाए कोई स्टेट में, तो दूसरा ट्राइब्यूनल वो केस को डील कर सकता है। यानी अगर
वक्फ ट्राइब्यूनल को स्टेट गवर्नमेंट नहीं बनाई तो हिंदू एंडोमेंट बोर्ड का ट्राइब्यूनल डिसाइड कर लेंगे वक्फ के मैटर को, ये एक्ट में लिखा हुआ है। और अगर ट्राइब्यूनल बनाए तो उसमें रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज और एक रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय। भाई जब आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को निकाल दिए, कई को ला रहे हैं आप उसमें, क्यों ला रहे हैं उसमें आप? अच्छा, अगर 2 मेंबर में एक ही मेंबर बनाए तो एक मेंबर ही डील करेंगे उसको। और ये बीजेपी जो प्रोपेगेंडा कर रही है कि वक्फ ट्राइब्यूनल के खिलाफ कोर्ट को नहीं जा सकते, झूठ बोल रहे हैं लोग। वक्फ ट्राइब्यूनल के डिसीजन के खिलाफ अगर मेरे खिलाफ आ गया तो मैं हाई कोर्ट में रिवीजन पिटीशन डालता हूं। कोई देयर इज नो स्टॉपेज फॉर एनीवन गोइंग टू हाई कोर्ट टू फाइल अ रिवीजन पिटीशन। अच्छा, अब ये प्रोपेगेंडा आप लोग चलाए थे अपने टीवी चैनलों पे, अखबारात में, कि सूरत की म्युनिसिपल बॉडी को वक्फ, गुजरात वक्फ बोर्ड वक्फ डिक्लेयर कर दिया। आपको मालूम उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ कि गुजरात का वक्फ ट्राइब्यूनल ये बोला कि ये वक्फ प्रॉपर्टी नहीं है। गुजरात का वक्फ बोर्ड बोला ये वक्फ ट्राइब्यूनल, ये वक्फ प्रॉपर्टी नहीं है। अब वो वक्फ बोर्ड हाई कोर्ट में जाएगा कि हमारी वक्फ प्रॉपर्टी है। ये कैसे आप बोलिए कि ये कौन हर चीज जो गवर्नमेंट लेकर आ रही है ना, वो वक्फ बोर्ड के फेवर में नहीं है, वो वक्फ प्रॉपर्टीज को बचाने के फेवर में नहीं है, वो वक्फ प्रॉपर्टीज को अच्छा करने के, उनकी इनकम बढ़ाने के लिए नहीं है, बल्कि मुसलमानों से पूरा वक्फ को खत्म करने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है। ये उनका पोजीशन है। मैं एक एक चीज आपको सच्चाई से बयान किया हूं पूरा यहां पर। अब आप बोल रहे हैं कि 54 से लिमिटेशन एक्ट अप्लाई नहीं होता वक्फ प्रॉपर्टीज पर। क्यों नहीं होता? क्योंकि हिंदू एंडोमेंट बोर्ड को समरी एविक्शन पावर्स है, मेरे को नहीं है। तो मेरे को तो लिमिटेशन अगर पीरियड कोई 12 साल से, अब नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि हम लिमिटेशन पीरियड उड़ा दिए, तो अब जितने लोग एंक्रोचर्स है वो मालिक बन जाएंगे, मालिक बन जाएंगे वो। ऐसा कैसा होगा भाई? आप क्या सलाह देने वाले हैं और कैसा हो कि ताकि वक्फ के ऊपर खासकर जिस तरीके से आप एंक्रोचमेंट्स की बात कर रहे हैं या फिर जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि वक्फ बोर्ड के मेंबर्स, आरोप ये भी लग रहा है कि उन्होंने ये दस्तावेज भी इधर के उधर किए हैं, ये पुरानी बात नहीं। देखिए कैसे हो? नहीं, यकीनन वक्फ प्रॉपर्टीज में बाज नहीं बल्कि बहुत से एंक्रोच मुसलमान भी है, मैं मानता हूं उस बात को, मैं इनकार नहीं कर रहा हूं। मगर आप जो है एक गलती को सही करने के लिए उस चीज को बर्बाद तो नहीं कर सकते ना आप। कैसे सही किया जाए? आप वक्फ बोर्ड को समरी एविक्शन पावर्स दो, पब्लिक प्रीमाइसेस एविक्शन एक्ट में लेकर आओ वक्फ बोर्ड को। आप ये अच्छा करो ना। आप क्यों नहीं करना चाह रहे अच्छा? आप जब आप अच्छा करना चाह रहे, आपकी नीयत अच्छी है, तो एक काम करो ना। आप क्यों नहीं करना चाह रहे? कौन रोक रहा नरेंद्र मोदी को? आप संविधान को लेकर चूमते, अरे वही संविधान में तो आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 25 पुकार के आपको बोल रहा है ये कानून गलत है आपका, ये बिल गलत है आपका। सर, हाजी शहजाद अली पर क्या बोलिए? इंसिडेंट पर आपने बात की है सर, उसी पर बताइए। हाजी शहजाद अली का वीडियो आपने भी देखा, मैंने भी देखा, जिसमें हाजी शहजाद अली ने कहा कि 21 अगस्त के दिन उनकी ऑर्गेनाइजेशन है छतरपुर में, मध्य प्रदेश में, उलेमा भी है, जाकर रिप्रेजेंटेशन दिए। क्या रिप्रेजेंटेशन दिए कि एक अहमक जो हमारे प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बकवास बोलने की कोशिश किया, उसके खिलाफ आप एक्शन लीजिए, एफआईआर रजिस्टर करो। वहाँ पर एडिशनल एसपी थे, डिप्टी कमिश्नर थे, एसडीएम साहब थे। एक मजमा जमा हो गया, उन्होंने खुद बोल रहे, पत्थरबाजी शुरू हुई तो एसडीएम और डिप्टी कमिश्नर को बोले कि भाई जाके समझाओ। वो बाहर निकले, हाजी शहजाद पर भी पत्थर पड़े। उसके बाद खैर मामला बढ़ गया, वो चले गए अपने घर को। तो आप जो है हाजी शहजाद अली के 20,000 स्क्वायर फुट के घर को बुलडोजर लाकर आप डेमोलिश कर दिए विदाउट फॉलोइंग ड्यू प्रोसेस। अरे वो 3 गाड़ियां हैं फॉर्च्यूनर, 30-30 लाख के 3 गाड़ियां हैं, उसको आप पूरा बर्बाद कर दिए। ये कितना हेट्रेड है बीजेपी मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट में मुसलमानों के बारे में। आप पूरे घर को तोड़ दिए, उसके गाड़ियों को आप पीस दिए, और फिर जो एलेज एक्यूज को आप पकड़ के रात भर पुलिस स्टेशन में मारे। उन लोगों को चल नहीं सक रहे वो लोग, और उनको आप रोड पे चला के बोल रहे नारे लगाओ।
हम बीजेपी वालों को ये बोल रहे कि पावर इटर्नल नहीं है। आज आप सत्ता में, कल आप नहीं रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। अगर कल दूसरी सरकार आकर आपके घर को बुलडोजर से तोड़ेंगी, आपका घर महफूज रहेगा? आपको भी पकड़कर रोड पे चलाया जाएगा तो क्या बोलेंगे आप? ये देश और मध्य प्रदेश को रूल ऑफ लॉ से चलना चाहिए, मॉब रूल से नहीं चलना चाहिए। नरेंद्र मोदी अगर कॉन्स्टिट्यूशन को, आइन को चूम रहे हैं तो फिर उनको बताया जाए कि ये कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन का प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हैं आप। ये बुलडोजर जाके तोड़ दे रहे आप और बोल रहे नहीं इलीगल था। तो इलीगल आपको उसी दिन मालूम हुआ, पहले नहीं मालूम हुआ? उसके गाड़ियों को क्यों तोड़ा आपने? आप पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को बीजेपी कलेक्टिव पनिशमेंट दे रही है। और जो लोग आज सत्ता के नशे में, गुरूर में आकर बुलडोजर से मुसलमानों के घरों को तोड़ रहे हैं, याद रखो गरीब की बद्दुआ तुम लोगों को बर्बाद करेंगी। और गरीब चाहे कोई हिंदू हो, मुसलमान हो, दलित हो, तो उसकी बदुआ तुमको बर्बाद करेंगी। जो लोग आज बुलडोजर से अपनी ताकत के मजाहरे कर रहे, कल इलेक्शन आएगा तो पब्लिक अपने वोट के जरिए तुमको डिमोलिश करेंगे इंशाअल्लाह। और ये होने वाला है। जो कोई भी बुलडोजर के जरिए गरीबों के घरों को तोड़ रहा, तुम तैयार हो जाओ, तुम्हारे इख्तिदार के महल भी डिमोलिश होंगे एक दिन। जैसे वाराणसी में हुआ और अब हम देख रहे हैं कि रेवंत रेड्डी जी भी बुलडोजर का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। उसमें आपके एमआईएम के एक नेता जो है उनका भी नाम आ रहा है कि उनकी भी जमीन या फिर उन्होंने भी वहां पर अवैध तरीके से हमारे कॉरपोरेटर्स ने मेयर साहिबा से कमिश्नर के पास जाकर वो जो हाइड्रा बनाया गया है उसको हमने बताया है कि वो उसका कोई लेजिस्लेटिव लीगल बैकिंग नहीं है, उसको वो पब्लिक डोमेन में है। और फिर हमारे एमएलए कौसर साहब जाकर चीफ सेक्रेटरी को भी बोले हैं, ये बात हम बोले हैं। और तीसरी बात ये है कि जीएचएमसी का जो ऑफिस है, अभी जीएचएमसी का ऑफिस है ना, तो हम लोग जो है हमारे स्कूल में जब हम लोग बस में जाते थे, हैदराबाद पब्लिक स्कूल को बस में जाते थे, मेरे को अच्छी तरह याद है हमारी जो बस होती थी वापसी में ऐसा आती थी। या फिर कभी कभी मैं पब्लिक स्कूल को जाता था बस पकड़ के, एक बस नंबर 7 होती थी, अभी भी होंगी, डबल डक्कर में बैठ के आता था मैं, ऊपर बैठने का बड़ा शौक था मेरे को। हाँ, वो लिबर्टी से जाती थी, लिबर्टी से टैंकबंद जाती थी। वहां पर जहां पर जीएचएमसी का ऑफिस है वहां पर एक वाटरफॉल था, मैं ही देखा सो हूं। नेकलेस रोड एफटीएल पर है, तोड़ो उसको आप। नेकलेस रोड एफटीएल पे है, बोल रहा हूं मैं आपको, तोड़ते आप उसको? तोड़ना चाहिए ना भाई, कौन रोक रहा आपको? एफटीएल है, सीसीएमबी का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑफिस है हिमायत सागर के पास, बना लिया आप, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। तो ये हमारा ऑब्जेक्शन इस बात पर है, ये हमारा ऑब्जेक्शन इस बात पर है। और फिर जहां पर निजाम के ज़माने में जब उन्होंने हुकूमत थी उनकी, तो उन्होंने एक, उसको क्या बोलते, टोन बोलते, क्या बोलते हो, पत्थर को, हाँ नहीं, वो स्टोन्स लगाते थे कि ये एफटीएल है, स्टोन्स लगाते थे, अभी भी है वो, देख लो आप जाके। ये है हमारा, हम तो चीफ सेक्रेटरी मैडम को भी बोले, मेयर साहिबा को भी बोले, अब वो गवर्नमेंट देखना उसको। आपको लग रहा है कि एफटीएल में जितनी भी हैं उनको तोड़ा जाना चाहिए? आपने देखिए, आपके सवाल का जवाब इतना ही दे रहा हूं मैं, जो मैं भी दे चुका। और कुछ पूछना है? सर, ये रुकन-बिन-दौला लेक जो है ना, 18th सेंचुरी लेक, उसमें सारे स्ट्रक्चर्स अभी एफटीएल के अंदर है। मैं आपको रिक्वेस्ट सुनिए, अच्छा और एक बात, एफटीएल में और एक बात है, गोलकुंडा में गोल्फ कोर्स है, एफटीएल में है। अब कितने लोग गोल्फ खेलते हैं, मैं तो जिंदगी में, मेरे को मालूम ही नहीं गोल्फ क्या होता, एफटीएल में है। आप देख लो, वो जाके देखो आप, गोल्फ कोर्स एफटीएल में है। अच्छा, कितने आईएएस आईपीएस ऑफिसर जाके खेलते, टिक 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 टिक, वहां पे 3-3 घंटे खेलते आईएएस आईपीएस अफसर वहां पे।
वही गोल्फ कोर्स में फोटो निकाल के डालता हूं मैं, कौन से IAS ऑफिसर खेलते गोल्फ कोर्स वहां पे 4-4 घंटे खेलते गोल्फ का। खेलने गए तो 3 घंटे खेलना पड़ता, एक होल क्या क्या रहता वो लंबा होता। भाई क्या हो रहा है फिर ये? वो दरगाह क्या बोल रहे आप? रुकन बिंदु हाँ। दौला, उसमें एक स्ट्रक्चर है दरगाह हाँ। demolished all the remaining structures, but this is still standing. वो दरगाह को वैसे No, I am thankful for the small mercies. I am thankful for those small mercies. What can I say? लेकिन जरूरत है, आपको लग रहा है क्या? आज की तारीख में जिस तरीके से यहाँ की जनसंख्या बढ़ रही है, देखिए मैडम, जनसंख्या बढ़ रही है तो मुसलमान जिम्मेदार? नहीं, हाँ? हम अरे वो नहीं कह रहे हैं। अरे Clearly का बात कर छोड़िए रहे हैं ना, कि क्या अरे उसमें- छोड़िए ना, क्या ये क्या? बुलडोजर की जरूरत है? अब देखिए हमारा जो पार्टी का स्टैंड है, हम मेयर साहिबा को, चीफ सेक्रेटरी मैडम को हम दे चुके हैं, अब उनको डिसाइड करना है। अब गवर्नमेंट जो फैसला ले रही है वो गवर्नमेंट ले रही है, हम तो यही बोलेंगे कि हम जो दिए आप रिप्रेजेंटेशन का एग्जामिन कर लो आप। सर, ऐसा पता चल रहा है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने इन प्रिंसिपल ये अमेंडमेंट बिल को अपोज कर रहे हैं। आप रिपोर्टेड देखिए, आई कैनॉट स्पीक फॉर बोथ ऑफ दीज पॉलिटिकल पार्टी और दीज लीडर्स, इट इज फॉर देम टू से, बट definitely the TDP MP when he stood up in the parliament, Mr. Balayogi's son, late Balayogi's son, he said that this should be referred to a committee. That is on record, he said. But I cannot speak for them. It is वो पार्टी है, वो लोग बोल सकते हैं अपने बारे में। अरे हम तो उनसे यही बोलेंगे कि ये जो चीज़ें बताया हूँ मैं, ये आप इस पर गौर करिए।